इस बार क्या जीत का ऐसा फॉर्मूला आपके पास रहने वाला है कि इस बार सूखा को आप खत्म कर देंगे? एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा विधानसभा जहां 2 साल से ये क्षेत्र बिना जनप्रतिनिधि के है। चुनाव धीरे धीरे धार्मिक एजेंडे पे नहीं जा रहा है। देखिए, आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं वो शिव मंदिर जाके पूजा कर रही हैं। उन्होंने भी कहा है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो वो मेरी बहन है, आए एक साथ पूजा कर। जो आज बेचारी परेशान है, रो रही है, वास्तव में जिसका पति जेल में होगा तो उसके आंसू कहाँ बंद होंगे? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने फंसा दिया, समझ के रो रही मंच पे। उनके पति ने कोई गलत काम नहीं किया है, अब आप लोग न्याय करिए, उनको जिताइए, जेल से बाहर लाइए। तो आपको नहीं लगता कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है? उनके पास तो रोना है कि हिंदू मुस्लिम करना है, पीडीए की बात करनी है, जबकि पीडीए या हिंदू मुस्लिम अब चलने वाला नहीं। जो हमें मालूम है कि 20 तारीख के बाद क्योंकि मुस्लिमों में पर्दा ज़्यादा है, वो पर्दे में चली जाएगी। कुछ दिन पहले भी योगी जी आए थे, आप बैठे थे, तस्वीरें सामने आई थी। क्या जीत का मंत्र दिया उन्होंने, क्या फॉर्मूला बताया? इस बटोगे तो कटोगे, उसके बाद इसको किस उसके बाद पूरा करिए। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, पीएम साहब ने कहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 9 सीटों पर अगर सबसे ज़्यादा किसी सीट पर चर्चा है तो वो है कानपुर की सीसामऊ सीट। बीजेपी ने इस बार अपने अनुभवी नेता सुरेश अवस्थी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी, जो कि पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है, उनसे सुरेश अवस्थी का सीधा मुकाबला है। आज सुरेश जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि सीसामऊ क्षेत्र को लेकर उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने यहाँ पर एक बार पहले भी चुनाव लड़ा था, हालांकि वो बहुत कम मार्जिन से जीत नहीं दर्ज कर पाए, लेकिन लगातार वो इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और यहाँ के लोगों से रूबरू होते रहते हैं। सुरेश जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत कम वोटों से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 5700-5800 वोटों से आप पिछली बार चूक गए थे, लेकिन इस बार क्या जीत का ऐसा फॉर्मूला आपके पास रहने वाला है कि इस बार सूखा को आप खत्म कर देंगे? नमस्कार। देखिए, 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार था और उस समय पूरी तरीके से जब मुझे टिकट दिया गया तो मैं पब्लिक के बीच का, कभी मैं कॉरपोरेटर भी नहीं रहा, छात्र संघ का अध्यक्ष और महामंत्री होने के नाते, और मैं पहला चुनाव था मेरा, उसके कारण मैं अपनी जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का पूरी तरीके से आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाया। किंतु अब की बार जीत का जो हमारा आधार है, वो आधार ये है कि 7 वर्ष हमारी पूजनीय योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाएं और केंद्र सरकार की 10 साल की योजनाएं जो धरातल पर उतरी है। चूँकि आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, सीसामऊ विधानसभा दलित बस्तियों की विधानसभा है। इस दलित बस्तियों का जो विकास में सबसे सीधा प्रभाव पड़ा है जन कल्याणकारी योजनाओं का, ये मेरे जीत का आधार है। और उस दिन जब अभी 2 दिन पहले सेंट्रल पार्क में दर्शनपुरवा में पूजनीय महाराज जी आए तो इतना जन समर्थन था, उसी दिन लगने लगा था कि चुनाव वन साइडेड हो गया। लेकिन अवस्थी जी, एक बड़ी अहम बात है कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा विधानसभा जहां 2 साल से ये क्षेत्र बिना जनप्रतिनिधि के है, आप लगातार यहाँ पर सक्रिय रहते थे। आपको सबसे मुख्य समस्या क्या इस क्षेत्र की लगी? क्योंकि यहाँ पर व्यापारी भी है, छोटे वर्ग के लोग भी हैं, उनके जीवन चलाने को लेकर तमाम मुश्किलें हैं। तो ऐसा क्या रोड मैप है आपके पास जो आपको लगता है कि आप अगर विधायक चुने गए तो यहाँ आएंगे सबसे पहले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं मलिन बस्ती का मालिकाना हक की मैं बात करूँगा। जी जी जी। क्योंकि यहाँ पर एक लंबे समय से मलिन बस्ती के मालिकाना हक की लड़ाई यहाँ के गरीब लोग लड़ रहे हैं और मेरे मन में भी है कि वास्तव में सरकार गरीबों की है, सरकार गरीबों के चेहरे पर खुशी देखने के लिए अनेक योजनाएं कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं मालिकाना हक उनको दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा और दिलाऊंगा भी। दूसरा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कठिनाई है ट्रैफिक की, क्योंकि रेलवे लाइन का जिस तरीके से गुमटी से इधर आओ, जरीब चौकी से इधर आओ, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ट्रैफिक की, जिसके विषय में मेरी सांसद जी से पहले चर्चा हो चुकी है और सांसद जी ने हमारे भारत सरकार में बात किया है। मुझे लगता है कि उसका समाधान हो चुका है। और तीसरी जो ये विधा है, वो विधा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पीने का पानी और सीवर की निकासी, ये हमारी प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य केंद्रों में जो आज अव्यवस्था है, जबकि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य केंद्र को ठीक किया है, लेकिन उसमें और भी काम करने की ज़रूरत है। तो और इसके बाद यहाँ पर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। मेरी प्राथमिकता होगी
कि हम सब लोग उस दिशा में अपने वरिष्ठ लोगों के साथ बैठ के सुझाव जो होगा वो महाराज जी के पास जाएगा। और मुझे लगता है ये पहली सरकार है कि जो कभी बजट के लिए नहीं रोई है। पूर्व की सरकारें तो बजट के लिए रोया करती थी, लेकिन ये सरकार बजट के लिए नहीं रोती है। एक अच्छे जनप्रतिनिधि, चूँकि लंबे समय से 2 साल ही नहीं, जब से ये सामान्य सीट के रूप में आई है या उससे पहले, तब से ये उपेक्षित है। हिंदू क्षेत्रों में हमारे सम्मानित पार्षद बंधु जितना भी लड़भिड़ के अपना काम करा पाते हैं वो करते हैं, सांसद जी जितना कर पाते हैं सांसद जी करते हैं, लेकिन विधायक का जो रोल होना चाहिए वो रोल उपेक्षित रहता है। अच्छा, आप भी एक व्यापारी वर्ग से आते हैं, आप यहाँ व्यापारियों का अच्छा खासा प्रभाव है, सकरी गलियाँ हैं, व्यापारियों को लेकर भी कुछ करने के लिए सोचा है आपने? व्यापारी का हमारा निश्चित तौर से मान के चलिए, जब व्यापारी संपन्न होगा, क्योंकि गांव किसान मजदूर का आदमी व्यापार में आता है, जब वो पैसा निकलता है तो व्यापारी संपन्न होता है। निश्चित तौर से हमारी व्यापार मंडलों के माध्यम से मैं संपर्क में हूँ। उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, क्योंकि चाहे गुमटी का हो, चाहे वो गरीब चौकी का हो, चाहे हीरागंज का हो, चाहे पी रोड का हो, चाहे वो ग्वाल टोली का हो, जो ये चीज़ें हैं वो ट्रैफिक की व्यवस्था के कारण होता क्या है कि जब ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो कोई कस्टमर खरीदने जो आता है उसको वहाँ पर ना मिलने के कारण कठिनाई होती है। और मेरी प्राथमिकता होगी कि हम ट्रैफिक के ऊपर विशेष ध्यान दें जिससे व्यापारियों को लाभ हो सके। अच्छा, लेकिन आप देखिए जनमानस के मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव धीरे धीरे धार्मिक एजेंडे पे नहीं जा रहा है। देखिए आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं वो शिव मंदिर जाके पूजा कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव का जो मुद्दा है जो होना चाहिए आम आदमी संबंधित, अब वो धार्मिक मामलों की ओर ले जाया जा रहा है? देखिए, वो अपने एजेंडे पे चल रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का आप भी जानते हो, फूट डालो राज करो, उसी पे चल रही। हम विकास पे चल रहे हैं। मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं है, मंदिर जाइए, लेकिन मंदिर सिर्फ चुनाव में मत जाइए। अगर वास्तव में मंदिर से आपको प्रेम है तो 125 मंदिर जो मुसलमानों ने वहाँ पर तलाक महल, बेकनगंज, कंघी महल इनमें कब्जा कर रखे हैं, पहले उनके विषय में चर्चा क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे वालिद और वालिद के बाद तुम्हारे पति और तुम एक स्टेटमेंट दे सकते हो कि हम उस मंदिर को आपसे वहाँ पे मुसलमानों के कब्जे से छुड़वाएंगे। तो ये एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने जान लिया है। और मुझे लगता है कि अब की बार उस मकड़ जाल में फंसने वाली जनता नहीं। वैसे ये बात सही कहा आपने, हम लोग भी गए हैं, वहाँ मंदिरों की बेहद दुर्दशा है। इसको लेकर आप मतलब अगर विधायक बनते हैं तो कुछ करेंगे? निश्चित तौर से करूँगा। और नहीं भी विधायक हूँ उसके बावजूद भी मैं जाता आता रहता हूँ। जहाँ मेरे पास संज्ञान में कोई विषय आता है, पार्टी के वरिष्ठ लोग भी जाते हैं। और मुझे लगता है कि हम सनातन धर्म के लोग हैं। सनातन धर्म का हमारा आराध्य भगवान शिव हैं, हमारे आराध्य भगवान कृष्ण हैं, हमारे आराध्य भगवान राम हैं। हम इनके मंदिरों का निश्चित तौर से हमें वहीं से ऊर्जा मिलती है, हम वहाँ का विकास करेंगे। अच्छा, आपने भी कहा है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो वो मेरी बहन है, आए एक साथ पूजा करें। हाँ, मैंने कहा है, मतलब मैंने उनका कैलिबर हो, वो कैलिबर हो, लेकिन राजनीति मत करो। आइए गंगा नहाइए, और आप भी आइए, आपके पति भी आवे, आपके बच्चे भी आवे, लेकिन चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद आओ। यानी ये सिर्फ प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है। आप आइए, आप मेरी बहन हो, मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन गंगा स्नान करने के उपरांत ऐसे नहीं, क्योंकि गंगा हमारे यहाँ सनातन धर्म में माना जाता है कि जिसने गंगा नहा लिया वो समझो पवित्र हो गया। यानी आपको लगता है प्रचार प्रसार के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये उनके मन में सनातन धर्म के प्रति कुछ नहीं। आप सब लोग अच्छी तरीके से, इससे पहले अगर किया हो तो कोई ऐसा एपिसोड बताएं। अब उनका कहना है कि हमारे पति ने 50 लाख रुपए दिया, मैं उसके ऊपर भी आपको स्थिति साफ कर रहा हूँ कि वो उनकी निधि से नहीं है। अच्छा। वो तो जो पैसा आया वो माननीय महाराज जी की सरकार बनने के उपरांत हर विधानसभा में प्राचीन मंदिरों के लिए एस्टीमेट मांगा गया था, और इस एस्टीमेट में हमारे अरुण पाठक जी ने भी लगाया था, मैंने भी लगाया था, लेकिन विधायक होने के नाते उनका पैसा रिलीज हुआ। अगर वो बता सकते हो कि अपनी निधि से दिया है तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। वो तो महाराज जी का स्पेशल पैकेज आया था कि हर विधानसभा में से आर नगर विधानसभा में परमठ मंदिर के लिए आया, तपेश्वरी मंदिर के लिए आया, यहाँ के लिए बरखंडेश्वर मंदिर के लिए आया, वहाँ पीपलेश्वर मंदिर के लिए आया। वो तो महाराज जी की अपनी अलग से योजना थी, पर्यटन डिपार्टमेंट से डेवलप किया गया। उन्होंने अपनी निधि से 1 रुपया नहीं खर्चा किया मंदिर में। अच्छा। हाँ, ये आप जाके देख लीजिए, उसमें निधि जो 5 करोड़ इनको मिलती है उसमें से नहीं वो पैसा गया है। वो पैसा तो जब महाराज जी की प्राथमिकता है, जैसे अखिलेश की प्राथमिकता थी कि हम
मकबरों में, हम कब्रिस्तानों में बाउंड्री कराएंगे। वैसे हमारी प्राथमिकता थी कि हम मंदिर, जो प्राचीन मंदिर हैं, जो जिनकी देख रेख नहीं हो पा रही है, उसका एस्टीमेट मांगा गया था। अब विधायक होने के नाते वो पैसा उनके नाम से रिलीज होता है। मस्जिदों में जाके दुआ करनी चाहिए। इनको मस्जिद में जाना चाहिए। जो आज बेचारी परेशान है, रो रही हैं, वास्तव में जिसका पति जेल में होगा तो उसके आंसू कहाँ बंद होंगे, लेकिन आंसू जनता में न जाए। इनको जाना चाहिए मंदिर में। जो महिला जो रो रही है, जिसका घर जलाया, उसका मकान बनवावें, उसके पैर पकड़ें और मस्जिद में जाकर अल्लाह से दुआ करें कि हमारे पति के जो कष्ट दूर करें, जो अपराध किया मेरे पति ने, मैं क्षमा मांगती हूँ परिवार के सहित। ये काम करना चाहिए। लेकिन वो तो कह रही है कि बीजेपी वालों ने फंसा दिया, के रो रही मंच पे। अब ये तो राजनीति कर रहे हैं। कानून अपने हिसाब से काम करता है। आप जानते हो कानून ने उसको दोषी दिया। नसीर फातिमा जो है वो कोई बीजेपी के वर्कर नहीं है। वो तो, अच्छा आपको मालूम होना चाहिए, 12 से 17 के बीच में उनके ऊपर 16 मुकदमे सरकार ने, अखिलेश जी ने वापस किए। ये तो एक अपराधी है, पुराना अपराधी है। आपको याद होगा कि इन्हें 16 मुकदमे इस व्यक्ति के अखिलेश ने वापस किए। अब ये उसी आचरण के आधार पर अपना काम कर रहे थे जो हमारी सरकार ने इसको प्राथमिकता पर, हम चूँकि जीरो टैलेंट पे बात करते हैं, हम अपराध मुक्त शासन देना चाहते हैं, सुशासन देना चाहते हैं। उसमें जो भी आएगा उसमें ये आए तो इनके साथ भी न्याय हुआ। लेकिन इरफान सोलंकी की अगर बात चल रही है तो जिस तरह से तमाम मंचों पर जाकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने फंसाया, उनके पति ने कोई गलत काम नहीं किया है, अब आप लोग न्याय करिए, उनको जिताइए, जेल से बाहर लाइए, तो आपको नहीं लगता कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है? देखिए, उनके पास कोई विकास का एजेंडा तो है नहीं, ना उनकी सरकार में कोई विकास किया गया। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं ये देश संविधान से चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो देश में संविधान दिया, हम उसी पे चलते हैं। लेकिन उससे इतर भी पंडित दीनदयाल जी के एकाध मानव दर्शन के आधार पर हमारी पार्टी वर्किंग करती है। आपको याद होगा, कहीं संविधान में ये नहीं लिखा है कि 5 किलो राशन फ्री देना, कहीं ये नहीं लिखा है 5 लाख का बीमा फ्री देना, प्रधानमंत्री आवास योजना कहीं नहीं। इससे पहले 70 सालों में देश में सरकारें जो रही, उन्होंने कभी गरीब के चेहरे पर खुशी देखने का काम नहीं किया। हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हम लोगों के एक मकसद रहता है कि गरीब के चेहरे पर खुशी आए। उसके लिए चाहे गरीब कन्या का विवाह हो, चाहे वृद्धा का जो 300 रुपये वृद्धा पेंशन थी, विकलांग 300 रुपये थी, उसको हमारी सरकार की प्राथमिकता से 1000 किया और आने वाले समय में उसको आगे और बढ़ाने की योजना है। तो इनके पास कुछ है नहीं। इनके पास तो रोना है कि हिंदू मुस्लिम करना है, पीडीए की बात करनी है, जबकि पीडीए या हिंदू मुस्लिम में चलने वाला नहीं। जो विकास करेगा वही चुनाव जीतेगा। और मैं जानता हूँ कि पूज्यनीय योगी आदित्यनाथ के पास, मैं पूर्व में भी आपसे कहा हूँ, पहले की सरकारें बजट को लेकर रोया करती थी। आज की सरकार कहती है कि तुम अपना एजेंडा बताओ, तुम अपना डीपीआर लाओ, हम पैसा रिलीज करेंगे। और आज कानपुर विकास के माध्यम से बहुत आगे जा रहा है, लेकिन सीसामऊ विधानसभा विकास को लेकर बिल्कुल जीरो है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब हमारी जनता हमारे पास आती है, पीने का पानी, गंदा पानी दिखाती है, तो मेरा सर झुक जाता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के पीछे पानी नहीं ठीक से आ रहा है। जब सरकार पैसा देना चाहती है तो पानी क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन ये मुस्लिम वोटर्स जो है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा, धारा 370, राशन जो आप कह रहे हैं, हर घर राशन, क्या प्रभाव डालेगा उन पर? उनको सोचेंगे वो लोग? देखिए, आप निश्चित तौर से मान के चलिए, मुस्लिम समाज, ज़्यादातर मुस्लिम समाज का साथ उनके हाथ से छूट चुका है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कानपुर का मुस्लिम समाज अब जान चुका है ये इरफान सोलंकी का परिवार सिर्फ जो है वो धोखेबाज परिवार है। उसके पीछे ये है कि जिस दिन उनकी सज़ा हुई थी, एक भी मुस्लिम परिवार ने, मैं धन्यवाद देता हूँ मुस्लिम परिवार के लोगों को कि किसी ने काली पट्टी भी नहीं बांधी थी और रोड के ऊपर निकला भी नहीं था। उसी दिन मैं समझ गया था कि मुस्लिम परिवार ने भी इनका, मुस्लिम समाज ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। अब वो बात अलग की है, अब इनके धर्मगुरु जो कट्टर वाले लोग हैं, वो कट्टर वाले लोग उनके ऊपर पुशअप करते हैं कि नहीं हिंदू न जीते, तो वो एक अलग का विषय है। लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ नहीं किया उन्होंने। आपको लगता है कि आने वाले समय में नसीब सोलंकी जिस तरह प्रचार कर रही हैं, ये उनके एक एजेंडा वाले जो प्रचार प्रसार है उसको ये दर्शाता है? देखिए, एक्चुअली सामाजिक मुद्दे गायब है। देखिए नसीम एक पारिवारिक महिला है। और मुझे मालूम है उसको जितना राजनीतिक दल के लोग, उनके राजनीतिक दल के लोग कहते हैं उतना कर रही होगी, क्योंकि वो कभी घर से बाहर निकली नहीं है। और ये भी हमें मालूम है कि 20 तारीख के बाद, चूँकि मुस्लिमों में पर्दा ज़्यादा है,
वो पर्दे में चली जाएगी, आम जनता को उसका कोई चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए उसके ऊपर, वो छोटी बहन जैसी, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। अच्छा सुरेश जी, ये बताइए कि अभी आपने देखा कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में गुटबाजी भी खुलकर सामने आई थी। मंच पे ही विधायक और जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए थे, एक दूसरे के खिलाफ साजिश की बात कर रहे थे। इसका फायदा मिलेगा आपको? देखिए, लोग आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो सारे लोग झूठे, मक्कार और फरेबी लोग हैं। इन लोगों की बातों पर हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। हमें अपनी जनता पर, अपने सनातन धर्म के मानने वालों पर और राष्ट्र हित में जो भारत माता की जय करने वालों पर मुझे विश्वास है। और ये सब झूठे मक्कार लोगों की मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता। नहीं, लेकिन ये एक बड़ा चर्चा का विषय। खैर, अच्छा, कुछ दिन पहले भी योगी जी आए थे, आप बगल में बैठे थे, तस्वीरें सामने आई थी। क्या जीत का मंत्र दिया उन्होंने, क्या फॉर्मूला बताया इस बार? उन्होंने कहा, मेरी जन कल्याणकारी योजनाएं एक एक घर में अवस्थी जी लेके चले जाना और सबसे कहना कि योगी जी को आशीर्वाद दीजिए, यही जीत का मंत्र है। अच्छा, योगी जी ने अभी एक बयान दिया था, वो सभी जगह है कि बटोगे तो कटोगे। उसके बाद इसको किस आशय में आप देखते उसके हैं? बाद पूरा करिए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, पीएम साहब ने भी कहा था। तो इसके मायने क्या है? इसको हमको मायने तो हमारे भाग्य विधाता बताएंगे इस विषय। हमने कहा, जो आपने कहा उसको मैंने पूरा किया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो एक इस बार जनता रहने वाली आप इनसे पूछ लीजिए, सब लोग रहने वाले हैं। नहीं, हम लगातार आपका प्रचार प्रसार देख रहे हैं। अच्छा, 5 साल को लेकर एक रोड मैप, आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया होगा। सीसामऊ, देखिए 2 साल से, जैसे मैंने पहले कहा, 2 साल से जनप्रतिनिधि नहीं यहाँ पर, लोग ढूंढ रहे हैं किससे अपनी समस्याएं बताएं। ऐसे में आप पर विश्वास करना पार्टी का, और अगर आप जीतते हैं तो क्या रोड मैप, क्या ब्लूप्रिंट तैयार? देखिए, 2 चीज़ें हैं। ये सरकार बदलने वाला चुनाव नहीं है, ये विधायक बदलने वाला चुनाव है। और ये निश्चित तौर से मान के चलिए कि जब डबल इंजन की सरकार में उसी दल का, उसी सिंबल का जब विधायक होगा, तो ना तो उसको बजट की कोई दिक्कत होगी और ना ही उसको जो उपेक्षित क्षेत्र है, मैं खुले मन से कहता हूँ, ये सब हमारे भाग्य विधाता हैं। हिंदू क्षेत्र में हमारे सम्मानित पार्षद और सांसद के माध्यम से जितना हो सकता है उतना हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी अभूतपूर्व इसमें समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हम महाराज जी के साथ बैठेंगे और बजट की हमारी सरकार में कोई कठिनाई नहीं है। मैं सारी चीज़ों को पूरा करूंगा। जो चीज़ें हमने शुरुआत में आपके माध्यम बताया है, उन सारी चीज़ों पर हम वर्किंग करेंगे। लेकिन एक सबसे अहम सवाल, आप लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो संगठन वर्सेस जो सहानुभूति है, जिस तरह सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है, अपने पति की दुहाई दी जा रही है उनको जेल में जाने को लेकर, आपको लगता है कि इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, उसका कुछ शायद भारी पड़ जाए आपके ऊपर? देखिए, पति कोई उनका शहीद नहीं हुआ है कि बॉर्डर पे शहीद हुआ हो। उनका पति अपराध में जेल गया है। तो जो अपराधी होंगे उनको तो सहानुभूति होगी। और उनके यहाँ मैं खुले मन से कहता हूँ कि उनके यहाँ मुस्लिम समाज में एक बात कही जाती है कि जो जितनी बार जेल हो आता है उतना बड़ा भाई हो जाता है। आज में इरफान सोलंकी एक भाई की दिशा में आगे बढ़े हैं। अपराधी समाज उनका स्वागत कर रहा होगा, लेकिन मैं अपराधियों के विरोध में हूँ। हमारी सरकार अपराधियों के विरोध में है। लेकिन ऐसा क्या था फिर? क्योंकि देखिए, रहे तो अक्सर विवादों में, लेकिन ऐसा क्या बात है कि लगातार वो 3 बार से जीत रहे थे? आखिर जनता उन्हें क्यों चुन रही थी? देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। मेरे यहाँ हर बार प्रत्याशी बदल जाता है। होता क्या है कि पार्टी सोचती है कि नया रिसर्च करें, लेकिन अब की बार जैसे ही पार्टी ने पुराने प्रत्याशी को लिया, तैसे समाजवादी पार्टी की अंतिम सांसें टूटने लगी। जिस दिन मेरी घोषणा हुई उसी दिन समाजवादी पार्टी की 90% जान खत्म हो गई। ये विधानसभा जो लोग 25 वर्ष चिल्लाते हैं, मैं यहाँ सारे लोग खड़े हैं। ये विधानसभा 12 में सामान्य हुई, 3 चुनाव हुए हैं। उन तीन चुनाव में पहला चुनाव जो हुआ 12 में हुआ, 17 में मैं लड़ा और 22 में हमारे बड़े भाई सलील जी आके लड़े। और स्थितियाँ ये है कि हम लोग बहुत अंतर से नहीं हारे, चाहे सलील जी भाई साहब हों या मैं हूँ। अगर मुझको रिपीट किया जाता है, आप किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, यही कहा जा रहा था कि अगर 22 में सुरेश जी को टिकट रिपीट होता तो 22 में इरफान सोलंकी लंबे मतों से हार के जाते। तो अब की बार जो पार्टी ने हमारी अभिभावकों की, हमारी जनता की जो आवाज़ ऊपर तक पहुंची और रिपीट हुई ये टिकट, उसी दिन से समाजवादी पार्टी का काम खत्म हो गया। लेकिन सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के लिए भी एक नाक का बाल बन गई। आज अखिलेश आ रहे हैं, आपको लगता है कि इस सीट पर जिस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है विपक्षियों द्वारा, आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है? आपकी पार्टी तैयार हो? इस बार विजय आप पक्का? देखिए, मैं अपने पूजनीय योगी आदित्यनाथ के
जो जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूँ, क्योंकि वो एक संत हैं। संत का रूप भगवान का रूप माना जाता है, और उनके जो आशीर्वचन हमें प्राप्त हैं, सीसामऊ की जनता ने जो उन्हें आशीर्वाद दिया है, और अभी 16 तारीख को फिर आ रहे हैं, 16 तारीख को फिर आ रहे हैं। आप निश्चित तौर से मान के चलिए कि उनका स्नेह और जो जनता का आशीर्वाद मिलेगा योगी जी को, और वो आशीर्वाद के रूप में मुझे जो स्नेह देंगे, मुझे लगता है पूर्ण होगा। अखिलेश बाबू, ये सारे के सारे लोग, इनकी कोई एजेंडा नहीं है, इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि सनातन को ख़त्म करो, सनातन को ख़त्म करो, और बस एक ही इनका एजेंडा है, और जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे 2024 का जो आम चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, इनकी परफॉर्मेंस जीरो थी, लेकिन ये जो इंडी गठबंधन झूठा गठबंधन है, इसने सब जगह कहा कि 8,500 रुपये खटाखट संविधान खतरे में, न 8,500 रुपया मिला। और मैं दावे के साथ कहता हूं आपके कैमरे पर, अपनी जनता के सामने, कि अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का भी पुनर्जन्म हो जाए तो वो भी संविधान को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी तो संविधान पर चलती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखा है कि जो देश करेंसी को 20 सालों में बदल देगा वो देश तरक्की करेगा। और भीमराव अंबेडकर के कारण ही 8 नवंबर 2016 को जो संविधान में लिखा करेंसी बदली गई, और उससे देश का आर्थिक पैमाना बढ़ा। आप देखिए आज अर्थव्यवस्था, चूँकि देश संविधान पर चलेगा, और संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर का है, तो ये झूठ बोलते हैं। भीमराव अंबेडकर के जिस जीवन चरित्र पे पंचतीर्थ के ऊपर हम सब लोगों ने वर्किंग की है, तो आज की डेट में ये झूठे मक्कार हैं। जैसे कभी कभी महाराज जी कहते हैं कि एक दिन हम लोग सब लोग बैठे थे एक सभा में, तो महाराज जी ने कहा 4 ठग, एक किसान अपने घर से एक बकरी लेके चला और कंधे पे लेके चला बकरी, तो 4 ठगों ने तय कर लिया कि इसकी बकरी हमको छीननी है। पहला ठग जैसे चौराहे पे बकरी, किसान सीधा साधा किसान वो आगे निकला, तो उन्होंने कहा दादा ये कुत्ते का बच्चा क्यों आपने रखा है? तो उन्होंने कहा नहीं बकरी का बच्चा तुमको समझ में नहीं आ रहा। दूसरे चौराहे पे पहुंचा तो फिर दूसरा ठग मिला, तो उसने कहा कि ये भैया ये आपने कुत्ते का बच्चा क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा नहीं ये बकरी का बच्चा है। तीसरे में पहुंचा तो किसान ने सोचा मेरी नज़र में दोष है क्या, वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। और उसके बाद फिर चौथे पे पहुंचा तो फिर उसी ठग ने, जो उनकी योजना के अनुसार ठग था, उसने कहा, तो उसने वो बकरी के बच्चे को समझा कुत्ते का बच्चा है, और उसने अपनी बकरी छोड़ दी और उनका काम हो गया। उसी तरीके से ये इंडी गठबंधन के लोग हैं, इन्होंने हमारी उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया, जिसका परिणाम अब की बार उपचुनाव में, यानी कि झूठ को बार बार, आपका आरोप है कि झूठ को बार बार बोला जा रहा है। हाँ, झूठ बोला जा रहा है, इनके सच ये निश्चित तौर से मान के चलिए अब उनका झूठ का पर्दा। लेकिन कांग्रेस भी ताल ठोक रही है कि मिलकर समाजवादी के साथ बीजेपी को हराना है, कांग्रेस भी साथ आ गई है। देखिए, मैं किसी पर टिप्पणी, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, हमने पूरा इंडी गठबंधन लिया है, उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे जो उनके ममता हो, ये जितने भी हैं सबको मैंने इंडी गठबंधन में सारे के सारे लोगों पर, अब जनता का ट्रस्ट खत्म हो चुका है, जनता सिर्फ मोदी और योगी पे देख रही है। अच्छा, अंतिम सवाल, 13 तारीख से 20 तारीख का जो डेट हुई है इलेक्शन की, विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रही है कि वो हार रही बीजेपी, इसलिए आपको लगता है कि इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा? 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, चूँकि जो चुनाव आयोग ने किया है, मैं धन्यवाद तो नहीं दे सकता, संवैधानिक बॉडी है, लेकिन हमारे जो त्यौहार का दिनों में सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली थी, उसके बाद कार्तिकी का था, तो इसके कारण हमारे मतदाता छुट्टी पे गए थे। छठ पूजा में ज़्यादातर इस विधानसभा के लोग अपने बिहार और वहाँ चले जाते हैं। अब हम अपना जो प्रचार, तो वैसे भी हम भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अब हम लोगों को मन में शांति है कि हम लोगों को पर्याप्त समय मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। आपका कॉन्फिडेंस देख के तो लगता है कि इस बार आप पूरी तरीके से ये मान चुके हैं कि इस बार आप विधायक जीत पक्की है। सेनानी परिवार कह रहा है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार कह रहा है, जीत पक्की है। विधानसभा इनको जाना है, लौट के फिर यहाँ आना है। फिलहाल ये तो सुरेश अवस्थी और सीसामऊ चुनाव इसमें पूरे अपने चरम पर है। जीत किसकी होगी ये तो पता चलेगा, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार का कैसे चल रहा है, लोग क्या बयान दे रहे हैं, एक मतदाता के लिए एक अपील करा लो। बिल्कुल, मैं आप सभी जितने भी सीसामऊ के मतदाता हैं, खास तौर से सनातन धर्म के मानने वालों से विशेष आग्रह है
कि ये धर्म युद्ध है। इसमें आप सभी लोग 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और राष्ट्र हित में मतदान करें, जिससे लोकतंत्र के इस पर्व में जब ज़्यादा मतदान होता है तो उसमें निश्चित तौर से जो निर्णय आता है वो पारदर्शी निर्णय होता है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। चलिए धन्यवाद। तो सुरेश अवस्थी है और आप जिस तरह सुरेश जी ने कहा है आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलिए, ज़्यादा संख्या में वोट दीजिए और क्या इस चुनाव से जुड़ी अपडेट रहेंगी हम आपको लगातार बता देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।